खास मेहमान भारतीय जनता पार्टी से सुधांशु मित्तल साहब का ही रुख कर ले। सबसे पहले सुधांशु मित्तल साहब, ये ठीक है कि जो प्रतिक्रिया आज सुबह कांग्रेस की तरफ से शकील साहब ने व्यक्त की वो ठीक नहीं थी और जाहिर है इसीलिए उसको फिर ठीक करते हुए दूसरे कांग्रेसी नेता दिखाई दिए। अब ये नरेंद्र सिंह तोमर साहब जो कह रहे हैं वो ठीक लगा क्या आपको? दिनेश जी, पहले तो दोनों में कोई समानता है ही नहीं, तो इसलिए उनकी क्या बात हमें करनी है। मेरा सबसे एक निवेदन है, क्या हो रहा है कि आप सारी राजनीति को एक ही बुरुश में पेंट कर रहे हैं। किसी एक संगठन का, किसी एक व्यक्ति का बयान जो है वो गैर जिम्मेदाराना आ रहा है, लगातार आ रहा है, या कुछ व्यक्तियों का, और उससे सारी राजनीति आज बदनाम हो रही है, जो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं सिर्फ 4 आपको उदाहरण देना चाहता हूं। बटाला हाउस में मूलचंद शर्मा की शहादत होती है आतंकियों से लड़ते लड़ते, और कांग्रेस महासचिव जाके कहते हैं कि यह फेक एनकाउंटर है। करकर साहब की शहादत होती है बंबई के आतंकी हमले में, और दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि इनको जो था हिंदू आतंकवाद से खतरा था। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर जो हैं वो कहते हैं कि भाजपा के और संघ के कैंपों में आतंकवाद को बढ़ोतरी दी जाती है। आज यहां पे ये कहा जाता है भाजपा को इससे फायदा होगा। मैं अब इसमें बहुत इसकी भर्त्सना नहीं करना चाहता। मैं कहना चाहता हूं मैं दुखी हूं, आज दुखी यूं हूं कि इस तरह की अगर चीजें हम लोग करते रहेंगे तो हम आतंकवाद से। सुधांशु जी, ये बात आपने जो कही ये बिल्कुल सच और आपके ही हाथों में हम स्वीकारते हैं, लेकिन जवाबी प्रतिक्रिया क्या नरेंद्र सिंह तोमर जैसे अंदाज में आनी चाहिए क्या? दिनेश जी एक सेकंड, मैंने कहा मैं इन सब चीज के डिबेट में बहुत गहराई से जा सकता हूं। मैं गुस्से का अपना जो है आज आक्रोश जो है उसकी अभिव्यक्ति भी कर सकता हूं। जो नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा मैं उसको भी डिफेंड, मैं इस झंझट में इसलिए नहीं जाना चाहता। आज देश के सामने समस्या कितनी बड़ी आ गई है। हर रोज पटाखे की तरह आतंकवादी हमले हो रहे हैं। अभी हैदराबाद में होकर चुका, आज यहां होकर चुका। आज कौन सुरक्षित है? देश में आतंकी का एक माहौल है, जनता त्रस्त है। हमें सबको बैठ के इसकी चिंता करनी चाहिए। कृपा करके सब जने अपनी जिम्मेदारी समझें और इसको एक हल्के स्तर पर नहीं ले जाके एक राष्ट्रीय समस्या को समझते हुए और कैसे एक देश को आतंकवाद से लड़ना चाहिए इसका चिंतन करें। नहीं, ये बात सही है, ये बात सही है। और अगर ये बात होती तो आज सीधे वहां की राज्य सरकार कटघरे में खड़ी होती कि उसको 4 दिन पहले से अलर्ट इसका हासिल था, लेकिन उन्होंने इसको रोकने के लिए क्या किया। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आज तवज्जो इस तरफ होनी चाहिए थी। तहसीन पूनावाला साहब, लेकिन आपने क्यों आपने एक ऐसी बात को आपके नेताओं ने जन्म दे दिया जहां पूरा फोकस शिफ्ट हो गया। देखिए आज यही बातें हो रही हैं कि इसने ये कहा तो बदले में वो ऐसा क्यों कह रहा है, उसको इतना गिरकर ये ऐसा बोलने की जरूरत क्यों पड़ी। लेकिन शुरुआत तो आप ही लोगों ने कर दी ना। मुझे खुशी है कि सुधांशु मित्तल साहब को दुख हो रहा है, आज होना भी चाहिए दुख बड़ी, लेकिन सुधांशु मित्तल साहब को उनके होम मिनिस्टर कर्नाटका आर अशोक साहब के बयान पे दुख नहीं हो रहा। जब आर अशोक साहब ने राजनीति शुरू की इस बात पर, जब उन्होंने कहा कि ये जो आतंकवाद है, सुधांशु साहब मैंने आपको बीच में टोका नहीं, आप मुझे बीच में टोकिए मत। सुधांशु साहब मैंने आपको टोका नहीं बीच में, आप मुझे टोकिए मत प्लीज। आप सुधांशु साहब मैंने आपको टोका नहीं, आप प्लीज मुझे बीच में मत टोकिए। सुधांशु साहब प्लीज आप मुझे बीच में ना टोकिए। जब मैं अपनी बात कर लूं उसके बाद आप मुझे काउंटर करिए, प्लीज टोकिए मत बीच में। सिविलाइज डिबेट है। बात यह है कि आर अशोक साहब ने, जो होम मिनिस्टर है, जिम्मेदार पोस्ट है, 4 दिन पहले उनको अलर्ट किया गया। वो आके बिना कोई इंफॉर्मेशन के कहते हैं हम बीजेपी को टारगेट करने के लिए किया गया है कि इस तरह की राजनीति। कुछ दिन पहले, परसों शायद, बॉस्टन में जो आतंकवादी हमला हुआ, हम सब ने ओबामा साहब का स्पीच सुना। Nobody is a Republican, nobody is a Democrat, nobody is a कांग्रेसी, nobody is a BJP। हम सब हिंदुस्तानी है, हमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है। एक अंतर्राष्ट्रीय प्रॉब्लम है, एक राष्ट्रीय प्रॉब्लम है, लेकिन इस पर जो राजनीति दोनों पार्टी कर रही है ये गलत है। और सिलेक्टिव एमनीजिया जो है, जो अभी सुधांशु मित्तल साहब को सिलेक्टिव एमनीजिया है, जो बयान को मोड़कर कह रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। आज दुख की बात है, देश में आतंकवाद का हमला है, बट इसे हमें
किस तरह से हम नहीं, तो आतंकवाद के खिलाफ आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ इंक्लिनेशन रखते हैं। हाँ, और आपने कहा कि दोनों ही तरफ से ये जो बयान आया ये दुर्भाग्यपूर्ण दोनों है, तरफ से सेलेक्टिव एमनीजिया नहीं होना चाहिए। लेकिन इसको कर कौन रहा है ये बताइए कि अगर एक पार्टी में अपने ही लोगों को ये नहीं कहा जा सकता कि आप इस बारे में ये नहीं बोलेंगे और वो नहीं बोलेंगे, अगर कुछ ऐसी बात सामने आ गई तो या तो व्यक्तिगत बयान बता दिया गया या उसको बगैर कुछ कहे अपनी तरफ से एक बात कह दी गई और बाद में कहा गया कि पार्टी की लाइन तो ये है। ये भी स्वस्थ है क्या? खैर अमरजीत जी, ये इसको आप कैसे देख रही हैं? लेफ्ट इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहा है? मैं ये समझती हूँ कि वोट बैंक पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा हावी हो गई है और आने वाले जो चुनाव हैं 4-5 राज्यों के और फिर 2014 का चुनाव, वो इतना कुछ लोगों के दिमागों को ग्रसित किए हुए है कि वो किसी भी घटना को ऑब्जेक्टिवली ना देखना चाहते हैं, ना उसकी इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करना चाहते हैं। इसलिए इस किस्म की बयानबाजी हो रही है। सुधांशु जी ने आराम से कह दिया कि उनके बीजेपी के नेता के बयान के ऊपर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं एक महिला यहां पर हूं, मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूं, लेकिन मैं एक महिला भी हूं। जो शकील जी ने बयान दिया गलत दिया, नहीं देना चाहिए था। वो सफाई दें, कुछ भी कहें, उनकी पार्टी ने उसको डिस्टेंस किया, बिल्कुल जायज डिस्टेंस किया। और यहां तस्नीम अगर ये कह रहे हैं कि ये गलत हुआ दोनों तरफ से, लेकिन जो बीजेपी के नेता ने बयान दिया वो एक औरत के लिए ह्यूमिलिएटिंग है। जब आप ये कहते हैं कि किसी के घर में बच्चा भी पैदा हो तो इसमें किसी दूसरे का, क्या ये एग्जाम्पल देना चाहिए उनको इस किस्म से? और सुधांशु जी उसके ऊपर कंडेमनेशन नहीं करेंगे। और तीसरी बात जो मैं सीधे सीधे कहना चाहती हूं वो ये है, आरोप प्रत्यारोप पार्टियों का एक दूसरे पे लगाना, उसमें पॉलिटिकल कंटेंट तो होना चाहिए। कोई राजनीति की तो बात कीजिए। आप सारे तथ्यों के आधार हिंदुस्तान पर के आरोप अंदर लगाए जाए और गिरावट ला तथ्यों के रहे हैं आधार पर उसको, बातें होनी चाहिए। degenerate कर रहे हैं और सारी अगर चीज को। कोई एक क्रिया हुई है तो उसकी प्रतिक्रिया ऐसी नहीं होनी चाहिए। गंदगी को आप पानी से धो सकते हैं, गंदगी को गंदगी से नहीं। हमारे साथ डीपी त्रिपाठी साहब भी जुड़ रहे हैं। त्रिपाठी साहब, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है सत्ता पक्ष से जुड़े हुए एक दल के नाते? देखिए, एक तो आपने जो बात कही कि गंदगी को गंदगी से नहीं साफ किया जा सकता, और राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में हमेशा संयम बनाए रखना चाहिए, भाषा में भी व्यवहार में भी। एक आपको मैं पॉजिटिव बात कह दूं। जो पॉजिटिव बात है वो चाहे आप शाहनवाज साहब का दृष्टिकोण ले लीजिए, सुधांशु मित्तल साहब का ले लीजिए, श्री जनार्दन द्विवेदी जी का ले लीजिए, अमरजीत जी का ले लीजिए, इन सभी लोगों ने यह कहा है कि आतंकवाद एक गंभीर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्या, इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। सबको मिलजुल कर इस गंभीर समस्या का मुकाबला करना चाहिए और देश को इससे मुक्त करने की कोशिश करनी चाहिए। शकील साहब ने जो बयान दिया वो उचित नहीं था, लेकिन जो बयान तोमर साहब ने दिया वो और अनुचित है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सबको मिलजुल कर लड़नी है, और इसमें चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, वो सभी को एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण से काम करना है। अरविंद साहब, ये बयानों की जो फायर फाइटिंग शुरू हो जाती है, इसमें जब मुख्य मुद्दा गौण होने लगता है वो भी आतंकवाद जैसा मुख्य मुद्दा, ऐसे में पॉलिटिकल क्लास से लोग क्या अपेक्षाएं करेंगे आगे? जो अपने यहाँ पॉलिटिशियंस से और नेताओं से नाराजगी आम आदमी में है और वितृष्णा है, उसकी वजह यही है। बहुत साफ वजह ऐसे अवसर पर दिखाई देती है। और इसकी तुलना हम अमेरिका से करें 2 दिन पहले हुई घटना से, तो आपको बहुत साफ लगेगा कि वहाँ राष्ट्रपति से लेके बाकी सारे लोग किस किस्म का व्यवहार कर रहे हैं, वहाँ की मीडिया कैसा व्यवहार कर रही है, वहाँ की पुलिस कैसा व्यवहार कर रही है। और कहीं भी ये नहीं लगता कि कोई हड़बड़ी है कि ये बयान दे दो और ये ब्रांड था। जैसे अपने यहाँ जैसे कोई ऐसी घटना होती है तो यूं व्यवहार शुरू हो जाता है जैसे विजिटिंग कार्ड छोड़ के उसने बम फोड़ा हो कि ये विजिटिंग कार्ड है, और आते तुरंत पुलिस बयान देना शुरू कर देती है, आते नेता बयान देना शुरू कर देते हैं, केंद्र से बयान आता है कि हमने अलर्ट कर दिया था, राज्य सरकार कुछ और बयान देती है, जिसके दूसरे के मत्थे जैसे खेल सकने का काम हो जाए और फिर वोट बटोरने का भी काम हो जाए। अभी सुधांशु जी बोल रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जब बॉम्बे की घटना हुई तो दिल्ली चुनाव हो रहा था, पूरे दिल्ली चुनाव में यही मुद्दा बना और फाइनली लोगों ने उसको रिजेक्ट किया। लोगों ने उस मसले को वोट से नहीं जोड़ा, क्योंकि आतंकवाद एक बड़ी समस्या है और लोग भी ये मानते हैं कि सरकार कोई भी हो, अगर उसको इससे डील करना है तो एक दिन का ये मसला है नहीं।
तो अपने यहाँ का व्यवहार, अमेरिका का व्यवहार देखिए, फिर ये देखने की कोशिश करिए कि क्यों अपने यहाँ पॉलिटिशियनों की ये हालत है कि जो सबसे ऊपर बैठे लोग हैं वो किस किस्म से अपने लोगों को बचाते हैं, अपने लोगों से बयान दिलवाते हैं, फिर उस बयान का मजा लेते हैं, उस बयान से वो बयान एक टेस्टिंग बैलून बन जाता है। अक्सर टेस्टिंग ट्वीट करने के बाद शकील अहमद साहब कैमरे के सामने भी आए और बड़े संयत अंदाज में उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि देखिए जो मैंने कहा है वो बहुत सीधा और सपाट ऑब्जर्वेशन है, उसमें कुछ और समझने और तलाशने की कोशिश नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के सामने धमाका हुआ है, तो इसके लिए उनको सिंपैथी हासिल होगी। एक बार फिर से उन्होंने स्पष्ट करने की कोशिश की, साथ में यह भी जोड़ा कि एक जिम्मेदार पद पर मैं बैठा हुआ हूं और इतने दिनों से इस पार्टी के साथ हूं, मैं कोई भी बात बगैर सोचे समझे तो नहीं बोल दूंगा। मतलब ये कि ये बहुत तोल मोल के बोला गया था। राजीव रंजन साहब का भी रुख करेंगे, सुधांशु जी कुछ और जोड़ना चाहते हैं अपनी बातों में, उनके पास चलें। क्या कह रहे थे आप? मेरा कहना है दिनेश जी, आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, अब हम बयानों का विश्लेषण करना छोड़ के आतंकवाद को कैसे लड़ना है इसके विषय में अगर अपनी चर्चा करें और कैसे सकारात्मक रूप से सब लोग मिलके इस समस्या को कैसे जूझना है और कैसे देश को आतंकवाद से मुक्त करवाना है, अगर इसकी चर्चा करें और क्या क्या कदम उठाने चाहिए, चाहे प्रशासनिक हो चाहे देश की राजनीति की हो, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को अपने नेताओं को समझा देना चाहिए था ना सुधांशु जी कि उधर से बेशक बयान आए हैं लेकिन हमको बयान नहीं देने हैं और हमको अपना फोकस कहीं और रखना है। तहसीन दिनेश जी, इस समय की चर्चा क्या हो रही है उसकी बात कर रहा हूं मैं। अगर नकारात्मक ही, एक सेकंड मैं खत्म कर लूं ना जी सर, मैं भी कर लूं जी सर। अगर सारी चीज में नकारात्मक रवैया अपनाना है तो मैंने कहा मैं एक एक के बयान का विश्लेषण कर सकता हूं, चीराफाड़ी कर सकता हूं, उसमें खूब राजनीतिक वाहवाही लूट सकता हूं, लेकिन आज मैं बड़ा दुखी हूं और मैं बिल्कुल इसमें नहीं करना चाहता। उसी तरीके से दूसरे तमाम लोग भी दुखी हैं। देश के ज्यादातर लोग यही सोच रहे हैं कि नेताओं को जब जिम्मेदारी भरा आचरण, तभी तो कह रहा हूं कि क्यों नहीं हम लोग चर्चा इस समय चर्चा, तो इस पे आप चाहते हैं इस पे फुल स्टॉप कौन लगाएगा? मीडिया लगाएगा या नेता लगाएंगे? अरे अभी हम ही लगा लें, हम लोग जो बैठे हुए यहाँ पे वही लगा लेना। राजीव रंजन साहब आपके पास आ रहे हैं। तहसीन आपके पास आते हैं। जेडीयू की तरफ से राजीव रंजन साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव रंजन साहब, आपने क्या देखा इस पूरे घटनाक्रम में, और क्या जब इस तरह बयान दर बयान ऐसे आ रहे हो जो घाव पर नींबू और नमक का काम कर रहे हो, तब क्या इस पर चर्चा नहीं होगी कि क्यों जिम्मेदार होना चाहिए जिस पॉलिटिकल क्लास को, वो बगैर सोचे समझे बयानबाजी कर रहा है? नहीं, ऐसे बयान निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण हैं और देश की दो बड़ी पार्टियों के तरफ से इस तरह के जो बयान आए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आतंकवाद जिस तरह का विद्रूप चेहरा आतंकवाद का बना है आज पूरी दुनिया में, और खास करके आज अफगानिस्तान में अमेरिकन ट्रूप्स के विड्रॉल, पार्शियल विड्रॉल शुरू हो गए हैं और विड्रॉल के बाद जो परिस्थितियां होंगी, पाकिस्तान के कई इलाकों में कबायलियों का जो दबाव है वो बढ़ा है, तालिबान की ताकत बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के सामने जो चुनौतियां हैं, इस तरह के मस्खरेपन से मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़े सवाल को हम कहीं ना कहीं बहुत ही कम आंक करके अपने राजनीतिक हितों को अगर साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये देश के साथ हम छल कर रहे हैं। कुछ सवालों पर राजनीतिक दलों को एक लक्ष्मण रेखा तय करनी होगी। जब हम बात करते हैं दुनिया के दूसरे मुल्कों की, तो हम यह भी देखें कि जो अमेरिकन डेमोक्रेसी की बात करते हैं, अगर वहां आतंकवाद का सवाल है तो ये बात सही है। अभी अरविंद मोहन जी ने भी ये बात कही, वहां पॉलिटिकल पार्टीज ने एक संयम का वातावरण बनाया और पूरा देश इस सवाल पर एकजुट खड़ा हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं आतंकवाद को भी अगर हम दूसरे नजरिए से जब देखते हैं और अपने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को उसके जरिए पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो ये देश के लिए जो अभी हमारे सामने चुनौतियां हैं, मैं समझता हूं दुनिया में सबसे ज्यादा चुनौतियां हमारे देश के सामने आज हैं, और इसको कमतर आंकने की कोशिश करके जो राजनीतिक हित साध रहे हैं, वो इस देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको इस बड़े खतरे का सामना करने के लिए देश अगर तैयार है
तो उनको भी अपनी भूमिका को ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए। जी सुधांशु जी बड़े पॉजिटिव बात कर रहे थे, कह रहे थे कि आतंकवाद को किस तरह से आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए, इस पर डिबेट होनी चाहिए, और मैं उनसे सहमत हूं, इस पर डिबेट होनी चाहिए। तो मैं सुधांशु जी को आपके माध्यम के द्वारा एक सवाल पूछना चाहता हूं, उनसे पूछना चाहता हूं क्या उनकी पार्टी एनटीसी को सपोर्ट करेगी, जिसकी वजह से ये आतंकवाद आज बंद हो सकता है, रियल टाइम इंटेलिजेंस हो सकता है। बैंगलोर में छोड़ दीजिए किसकी सरकार थी, 4 दिन से इंटेलिजेंस थी, मैं एक कांग्रेस बीजेपी के चर्चे में नहीं जा रहा हूं, 4 दिन से इंटेलिजेंस थी स्टेट गवर्नमेंट के पास, तब भी आपने कुछ इस पर कार्रवाई नहीं की। तहसीन तो ये तो हैदराबाद में भी था ना। सही बात है, ये तो वहां भी था। सही बात है। और एनसीटीसी के मुद्दे पर जो उनके ऐतराज हैं, आप उनको अगर उनके ऐतराजों को भी सुने, उनकी बात जो वो कहते हैं कि आप कुछ एक चीजें इसमें आपने ऐसी जोड़ी हुई हैं जो नितांत व्यवहारिक, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को भी स्टेट सब्जेक्ट नहीं रहने देना चाहते, वहां पर आप स्कोर सेटलिंग में अगर उतर आएंगे, उनको आप कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लेते? एनटीसी को मैंने डिटेल में पढ़ा हुआ है, कहीं पर भी लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट से नहीं लिया जाता है, ओनली इंटरोगेशन इन टर्म्स ऑफ रियल टाइम इंटेलिजेंस सेंट्रल गवर्नमेंट को पार दिया गया है, ना कि और आप क्या चाहते हो, जैसे कि अमेरिका में आज एक सेंट्रल एजेंसी बनी है, एफबीआई के नीचे एक सेंट्रल एजेंसी बनी है। आइए इसका जवाब सीधे सुधांशु जी से ले। सुधांशु जी, ये 2 आरोप लगाए गए, चलिए बयानबाजी छोड़ भी दें, तो क्या आप होने देना चाहते हैं? ये बहुत संक्षेप में अमरजीत जी कुछ कहना चाह रही है, उनके पास जाएंगे फिर उसके बाद, और डीपी त्रिपाठी साहब के पास भी जाना है। जी सुधांशु जी कहिए। मेरा कहना, मैं इन आरोपों में अभी उलझना नहीं चाहता। एनसीटीसी का इनको इतिहास कितना पता है कितना नहीं पता मैं नहीं जानता, बिल पढ़ा हुआ। और इस सारे पे आम राय क्रिएट करी जा सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने बिल पढ़ा होगा, मैंने पूरा नोट पढ़ा, पूरा इतिहास पढ़ा इसका, तो छोड़ दीजिए। मैं फिर वही कहना चाहता हूं, सिर्फ एनसीटीसी बना के ज्यादा फेडरल स्ट्रक्चर है, जब वहां पर एक कैसे हो सकती है तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकती? उनकी बात भी तो सुनिए। एक मिनट, नहीं सर, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। एक मिनट साहब सुन लीजिए। पहले तो सिर्फ बतला दूं मैं, पहले रिजॉल्व करिए साहब, एनसीटीसी के सारे आप 6 इंस्टीट्यूशन और बना दीजिए, लेकिन हमारा पॉलिटिकल रिजॉल्व, इस कंट्री का एडमिनिस्ट्रेटिव रिजॉल्व टेररिज्म को लड़ने के लिए नहीं होगा। आपको पाकिस्तान से इंटेंट नहीं होगा, कैसे डील करना है, अमरजीत जी आ रहे हैं सुधांशु जी, आपकी भी सुनेंगे तहसीन, अमरजीत जी की सुन लें। हाँ, देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब हैदराबाद के अंदर ये हुआ तो बीजेपी सबसे ज्यादा शोर मचा रही थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से, होम मिनिस्ट्री से 4 दिन से पहले से पता था, स्पॉट्स भी बता दिए गए थे, 3 बताए गए थे, कहां पर विस्फोट होंगे, वहां की सरकार क्या कर रही थी, सेंटर क्या कर रहा था। और अभी वो एक बार भी बात नहीं कर रहे हैं कि कर्नाटका के अंदर इनकी गवर्नमेंट है, वहां होम मिनिस्ट्री है, उनको खबर थी, तो आपकी वो कुछ क्यों नहीं की। मेरे कहने का मतलब है कि अपनी अपनी कन्वीनियंस से आर्गुमेंट दे रहे हैं। इस फेडरल स्ट्रक्चर में ये हमारी कौम का मिजाज है कि हम इस तरह के मुद्दों पर भी सियासत करते हैं, ये हमारी पॉलिटिकल क्लास का नेचर हो चला है, या कौन जिम्मेदार है इसके लिए जब हम अमेरिका से कंपेयर करते हैं खुद को? नहीं, अमेरिका से कंपेयर, यूरोप से कंपेयर, तमाम जगहों से जो कंपैरिजन है, वो कंपैरिजन को भी मैं उचित नहीं समझता हूं। ये तो आवाज ही नहीं आ रही लगता। नहीं, आपकी आवाज हमको आ रही है त्रिपाठी साहब, आप कहते जाइए। सुनाई दे रहा है सर, सुनाई दे रहा है। उधर से आई नहीं रही, कोई आवाज नहीं आ रही, जरा देखो तो। अच्छा, हमें सुन रहा है। अरविंद साहब के पास चलते हैं, जब तक आवाज जानी शुरू हो त्रिपाठी साहब को। अरविंद साहब, ये क्यों हमेशा दिखाई देता है? अभी जैसे हैदराबाद का भी जिक्र हो रहा था, आज जो लोग इधर खड़े हुए हैं कल उधर, हालांकि ये कहा जा सकता है कि आज जो कहा गया वो निहायत गैर जिम्मेदाराना है, लेकिन कभी ज्यादा है कभी कम है। क्यों इस पर बयानबाजी के बजाय क्रियान्वयन नहीं दिखाई देता? देखिए, असल में क्या है कि आइडियोलॉजी के गैप खत्म हो गए हैं, पॉलिटिकल प्रोग्राम खत्म हो गया है, सिर्फ बयानों से खेल करना है। तो जो भी घटना है उस पर जो सबसे तीखा, सबसे विवादास्पद बयान दे दे, वो हीरो हो जाए। 4 बयान देने के बाद पता लगा कि वो स्पोक्समैन हुआ, स्पोक्समैन के बाद वो कल को टिकट का दावेदार हो गया, उसको कोई प्रेस नोट भी लिखने आता है। लोगों की निगाह में न्यूसेंस हो सकता है पार्टी के लिए, ये ऐसे लोग चाहिए होते हैं, निश्चित रूप से चाहिए होते हैं, और यही क्वालिटी बनती जा रही है कि ढंग का लिखना पढ़ना, ढंग का कोई प्रोग्राम करना, वो पॉलिटिकल एजेंडे से गायब होता जा रहा है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस गायब होते जा रहे हैं, सब आइडियोलॉजी एक ही पॉइंट पर आके घालमेल हो गई है सबकी। तो उसमें यही जो झटकेबाजी और नुस्खेबाजी है, यही पॉलिटिक्स रह गई है, और इसमें एक से एक माहिर लोग आते जा रहे हैं। आप देखिए इस मौके पे किस किस किस्म का बयान आया है कि उस आदमी को छोड़ के मुझे लगता है हर दूसरा आदमी शर्मा जाएगा
शकील अहमद और तोमर को छोड़ के मुझे लगता है कि हर आदमी उस बयान को सुन के उसको शर्म महसूस होगी कि ये आज ऐसे मौके पर इस किस्म के बयान देने का क्या मतलब। लेकिन ये दोनों पार्टी के पदाधिकारी भी बने हुए हैं, ये फिर दुलारे भी बने हुए हैं। बहुत होगा तो 4 दिन के बाद चुप्पी कोई साध लेगा, उसके बाद वापस आ जाएगा, फिर मंत्री बन जाएगा। अन्ना पे बयान देने वाला मंत्री बन गया, दूसरा कोई मंत्री, वो एकदम हम यही देख रहे हैं कि बाकी पॉलिटिकल कामकाज और ये सब चीजें खत्म हो गई हैं। यही बयानबाजी जो है, यही पॉलिटिक्स में नेता का दुलार भी पाता है और पार्टी में पद भी पाता है। तो ये भी एक नजरिया है कि जितना विवादास्पद और जितना ऊल जलूल आप बोल सकें, जिसको लेकर लोग सत्ते में आकर सिर्फ यही सोचते रहे कि आपने ये क्या कह दिया, वो भी शायद कहीं आज स्कोर करने वाली बात हो गई है। क्योंकि ऐसे लोगों को पार्टियां दंडित करने के बजाय या तो उनको डिफेंड करती हुई दिखाई देती हैं और कई बार तो उनको रिवॉर्ड भी मिलता हुआ दिखाई देता है। यहां एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद टॉपिक अलग, चर्चा इस पर कि 2014 में कौन कौन लोग हैं प्रधानमंत्री पद की दौड़ में और इस रेस से क्या किसी गठबंधन पर भी खतरा